guys, very warm welcome on this YouTube channel. I'm Musha Yadav. Today we are going to discuss a very important, a very interesting topic, that is Hardy-Weinberg law, that is from your ecology portion. आज हम लोग इसके प्रैक्टिस सेशन को लेके चल रहे हैं. प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किस तरीके के डिफरेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एंड थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेगा. आई एम श्योर यू आर फेमिलियर विद व्हाट इज हार्डी-वेनबर्ग लॉ. ठीक है, तो मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से इंक्लूड करते हुए चलूंगी जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में एक्चुअली हेल्प करने वाला है, चाहे वो थियोरेटिकल क्वेश्चन हो चाहे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो. दोनों तरीके के क्वेश्चन इन 2-3 स्लाइड से आप क्लियर कर पाओगे. ठीक है, सो हार्डी-वेनबर्ग लॉ एक हाइपोथेटिकल लॉ है. एक ऐसा हाइपोथेटिकल लॉ है जो कहता है कि पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहती है अगर कुछ कंडीशन यहाँ पर होती है, अगर इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंस वहां पर नहीं है, तो जो भी हमारा पॉपुलेशन है उसके अंदर जीनोटिपिक और एलिलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा, इक्विलिब्रियम की स्टेट में रहेगा. ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, कोई भी इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंस वहां पर होना नहीं चाहिए. इसी वजह से हम कहते हैं कि हार्डी-वेनबर्ग लॉ एक हाइपोथेटिकल लॉ है, क्योंकि नेचर के अंदर इवोल्यूशनरी जो कंडीशंस है वो होती हैं. एवोल्यूशन चलता ही रहता है, चाहे वो ग्रेजुअल हो रहा हो चाहे वो स्पॉन्टेनियस हो रहा हो इन द फॉर्म ऑफ म्यूटेशन, है ना. तो इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंसेस आर ऑलवेज देयर इन नेचर. नेचर इज चेंजिंग, डायनामिक होती है. तो ये एक इसीलिए हमने कहा कि हार्डी-वेनबर्ग एक हाइपोथेटिकल लॉ है. तो ये हाइपोथेटिकल लॉ को हम कैसे स्टेट कर सकते हैं. इट स्टेट दैट द जीनोटिपिक एंड एलिलिक फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट थ्रू जनरेशन इन द एब्सेंस ऑफ अदर एवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंसेस. अब कौन कौन से एवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंसेस, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए नेचर के अंदर, मेटिंग में किसी भी तरीके की चॉइस नहीं होनी चाहिए यानी कि रैंडम मेटिंग हो, असॉर्टिव मेटिंग, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, सेक्सुअल सिलेक्शन ना हो कि कोई भी पॉपुलेशन का मेंबर सेक्सुअली एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए अपने पार्टनर को सिलेक्ट ना कर सके, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, जीन फ्लो नहीं होना चाहिए, और किसी भी तरीके का इनब्रीडिंग या आउटब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होना चाहिए. कि अगर एक पॉपुलेशन को हम हार्डी-वेनबर्ग पॉपुलेशन मान के चल रहे हैं तो ये सारी चीजें हम उस पॉपुलेशन में नहीं लेके चलेंगे. ठीक है, तो रिक्वायरमेंट क्या है हार्डी-वेनबर्ग की वैलिडिटी के लिए, कि पॉपुलेशन का साइज लार्जर होना चाहिए और उस पॉपुलेशन में रैंडम मेटिंग हो, किसी भी तरीके का सिलेक्शन ना हो, ना नेचुरल सिलेक्शन हो, ना मेटिंग में सिलेक्शन हो, ना मेटिंग पार्टनर्स में सिलेक्शन हो. सो अजम्पशंस क्या है, नो म्यूटेशन, नो सिलेक्शन, नो माइग्रेशन, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट. ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से पॉपुलेशन के अंदर किसी भी तरीके का, चाहे स्मॉलर लेवल पर चाहे लार्जर लेवल पर वेरिएशन आ सके, तभी हमारा हार्डी-वेनबर्ग लॉ वैलिड होगा. ठीक है, तो हार्डी-वेनबर्ग लॉ के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन है, दैट इज p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ऐसा क्यों है, देखिए हार्डी-वेनबर्ग लॉ बता रहा है जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी के बारे में और एलिलिक फ्रीक्वेंसी के बारे में. ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर आपको जानना है तो उससे पहले आपको दो टर्म से आपका फेमिलियर होना जरूरी है कि एलील्स क्या होते हैं, जीनोटाइप्स क्या होते हैं. जीनोटाइप होता है आपका जेनेटिक कंपोजिशन, और आपको पता है कि हर एक जीन के दो ऑल्टरनेट अलील होते हैं. मान लीजिए ए जीन है मेरे पास, तो इसके दो ऑल्टरनेट अलील होंगे. एक होगा डोमिनेंट, हम लोग डोमिनेंट अलील उसे कहते हैं जो फर्स्ट फेलियल जनरेशन में अपीयर हो रहा हो और दूसरे रिस्पेक्टिव अलील को वो सप्रेस कर रहा हो, तो उस अलील को हम लोग डोमिनेंट अलील कहते हैं. यानी कि फर्स्ट फेलियल जनरेशन में जिस एलीलिक फॉर्म का एक्सप्रेशन हो रहा है वो डोमिनेंट एलीलिक फॉर्म होती है, और जो सेकेंड फेलियल जनरेशन में आपको एक्सप्रेस हो रहा है उसको हम लोग रिसेसिव कहते हैं. ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि किसी भी जीन की दो एलिलिक फॉर्म होती है. अब ए अलील की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी और स्मॉल ए की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि डोमिनेंट की अलग होगी, रिसेसिव की अलग फ्रीक्वेंसी होगी. उसी चीज को डिपिक्ट करने के लिए हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन को हम लोग यूज करते हैं, जिसमें हम लोगों ने इतनी चीजें पढ़ा है कि अगर हमारे पास डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन है तो हमारे यहाँ पर इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट.
ठीक है। एक ये कंडीशन हमारा एलिलिक मतलब कंपोजिशन हो सकता है, इसे हम कहते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। लेकिन इसमें जीनोटिपिक में वेरिएशन है, फिनोटाइप सेम ही आता है, डोमिनेंट फिनोटाइप आता है। देन एक हमारे पास होता है ये, जिसे हम कह रहे हैं रेसेसिव, होमोजाइगस रेसेसिव। ठीक है। हार्डी विनबर्ग लॉ की जब आप एप्लीकेशन पढ़ोगे तो आप देखोगे कि हार्डी विनबर्ग लॉ भले हाइपोथेटिकल है, बट किसी भी पॉपुलेशन के अंदर कितना डिजीज का इंसिडेंस वैल्यू है, कितना डिजीज उस पॉपुलेशन में स्प्रेड हो रखा है, या किसी के अंदर कौन सा जीन हमारा डिफेक्टिव है, कितनी परसेंटेज में हमारा वो जीन डिफेक्टिव, वो सारी चीजें हम लोग हार्डी विनबर्ग लॉ को अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इस इक्वेशन की तरफ जाते हैं जिसमें पी स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप, यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट क्या है, कैपिटल ए कैपिटल ए। इस कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी को जो डिपिक्ट कर रहा है दैट इज पी स्क्वायर। देन हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन है, उस हेट्रोजाइगस कंडीशन की फ्रीक्वेंसी को डिपिक्ट कर रहा है 2pq। ठीक है। Q से स्क्वायर डिपिक्ट कर रहा है थर्ड कंडीशन, यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन की फ्रीक्वेंसी को। ठीक है। सो पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बात आती है पी और क्यू क्या है। एक और इक्वेशन आप देखोगे हार्डी विनबर्ग में जिसे हम कहते हैं पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 और यूनिटी। ठीक है। जिसमें पी क्या है, एलील। कौन सा एलील, ए एलील जो डोमिनेंट है, ये क्या है, डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील ए। ठीक है। क्यू क्या है, रेसेसिव अलील स्मॉल ए। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो अगर क्वेश्चन में दिया गया है डोमिनेंट अलील ए का फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको पी का वैल्यू दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है रेसेसिव अलील क्यू का फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मतलब स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी, तो हम कहेंगे वो क्यू का फ्रीक्वेंसी। आई एम श्योर अब इससे आपको क्लियर है। ठीक है। यहां से हमारा क्लियर हो गया, पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट अलील इन द पॉपुलेशन। क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेसेसिव अलील। P स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। Q स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस रेसेसिव एंड 2pq रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। क्लियर? ओके। नाउ मूव some more concept regarding the Hardy-Weinberg equilibrium. सो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम के या लॉ की जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें आपको इंसिडेंस वैल्यू देखने को मिलेगी, प्रिवेलेंस वैल्यू देखने को मिलेगी। तो वहां से आपने क्या ध्यान रखना है, जब भी आपको क्वेश्चन में बोला गया है किसी ऑटोसोमल एक्स लिंक डिसऑर्डर के बारे में, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर के बारे में, तो देखो एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है, तो अगर हमारे पास ये कंडीशन है तो ये है होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन, जिसका मतलब ये है कि एक्स लिंक ऑटोसोमल एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है, तो सबसे ज्यादा हमारा डिजीज्ड प्रोजेनी होने के चांसेस किस में होंगे, जब उसका जीनोटाइप स्मॉल ए हो। अगर उसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो उसमें चांसेस कम है, और उसमें ये क्या पॉसिबिलिटी है कि वो पर्टिकुलर प्रोजेनी हमारा कैरियर होगा। अगर डोमिनेंट कंडीशन है तो ऑब्वियसली बात है ऐसी कंडीशन में वो डिजीज्ड नहीं है। तो हम क्या कहते हैं कि अगर हमें दिया गया है एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज हो रखा है और हम बात कर रहे हैं फीमेल की, तो उसमें क्यू स्क्वायर हमारा होगा, मतलब वो वैल्यू हमारी किसकी होगी, क्यू स्क्वायर की होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि फीमेल के अंदर आपको पता है एक्स एक्स होता है, अगर वो एक्स लिंक है तो ऑब्वियसली बात है इसके लिए हमें क्या चाहिए, दोनों रेसेसिव चाहिए, दोनों हमारे अफेक्टेड होने चाहिए, तभी ना हमारा डिजीज होगा, है ना। लेकिन मेल की कंडीशन में आपको पता है एक्स वाई कंडीशन होती है, तो उसमें सिर्फ एक कॉपी के अफेक्ट होने से भी क्या हो सकता है, पर्सन हमारा डिजीज हो सकता है। तो इसीलिए मेल के अंदर अगर हमें एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज के अंदर फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो वो किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, क्यू को। फीमेल के अंदर वही हमारा क्यू स्क्वायर का फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है। और उससे हम फिर फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं पी का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग इसे 1 माइनस क्यू करके यहाँ से पी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें क्यू का वैल्यू दिया हुआ है तो क्यू स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग पी स्क्वायर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 2pq भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द इक्वेशन पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर से। क्लियर?
Okay, so knowledge of disease frequency can be used to calculate allelic frequency. अगर हमें disease frequency पता है तो हम उससे allelic frequency calculate कर सकते हैं. ये क्या है? application है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम की, कि अगर हमें disease frequency पता है तो हम उससे allelic frequency calculate कर सकते हैं, carrier frequency calculate कर सकते हैं कि population के अंदर कितने carrier हैं, उस disease के कितने वहां पर allelic frequency ऐसी है जो हमारे डिजीज से अफेक्टेड है ना. सो नेचर ऑफ अफेक्टेड जीन को भी यहाँ से आइडेंटिफाई किया जा सकता है. अगर हमें नहीं पता कि कौन सा जीन हमारा अफेक्टेड है, फिर भी हम लोग डिजीज फ्रीक्वेंसी से बाय यूजिंग द हार्डी-विनबर्ग लॉ कैलकुलेट कर सकते हैं. इन रिसेसिव डिसऑर्डर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिजीज यानी कि इंसिडेंस वैल्यू कॉरस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द होमोजाइगस स्टेट ऑफ द डिजीज एलील. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. इन्होंने कहा कि अगर कोई रिसेसिव डिसऑर्डर है और हमें इंसिडेंस वैल्यू दिया हुआ है किसी डिजीज का, तो उस कंडीशन में क्या चीज होगी? इंसिडेंस वैल्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर. क्यू स्क्वायर क्या है? रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन. ठीक है, रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन है. तो ये क्या हो गया हमारा? इंसिडेंस वैल्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर. तो सिंपली अगर हमें निकालनी होगी क्यू की वैल्यू, तो हम इस इंसिडेंस वैल्यू का क्या कर देंगे? हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमें क्यू का वैल्यू आ जाएगा. और हमें क्यू का वैल्यू आ गया तो हम लोग पी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसी से हम आगे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा कैरियर कितना होगा, कैरियर की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, है ना. ओके, clear. So the allelic frequency is thus q is equal to square root of incidence. Since p plus q is equal to 1, तो यहाँ से हम easily calculate कर सकते हैं carrier frequency को. Clear? I'm sure इससे आपको अच्छे से clear हो गया. One important thing ये है हमारे लिए important कि recessive disorder में जब दोनों ही parent हमारे carrier हैं, तो हमारा child के अफेक्टेड होने के चांसेस कितने हैं? 1/4 चांसेस है. ठीक है, क्लियर. अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोन्यूरिया रिजल्टिंग फ्रॉम द होमोजाइगस एक्सप्रेशन ऑफ अ रिसेसिव ऑटोसोमल जीन. ठीक है, हमें क्या कंडीशन दी गई है? इलेक्ट्रोन्यूरिया है हमारे पास रिसेसिव ऑटोसोमल जीन. ठीक है, यानी कि ये रिसेसिव डिसऑर्डर है. अकर इन अबाउट 1 in 1 million पर्सन. यानी कि इंसिडेंस वैल्यू क्या दी हुई है आपको? इंसिडेंस दिया हुआ है 1 in 1 million, यानी कि 10⁶. 1 मिलियन को हम लोग 10⁶ लिख सकते हैं, है ना. Assuming the Hardy-Weinberg equilibrium for this trait, what is the approximate proportion of heterozygous carrier? आपसे पूछा गया है heterozygous carrier की population. ठीक है, हमसे 2pq की वैल्यू पूछी गई है. ओके जी, इंसिडेंस वैल्यू दिया हुआ है आपको. एक सेकेंड. यस, इंसिडेंस वैल्यू आपको दिया हुआ है. अब इंसिडेंस वैल्यू दिया हुआ है तो हमने पहले ही कहा था इंसिडेंस वैल्यू का मतलब है क्यू स्क्वायर का वैल्यू हमें दिया हुआ है. अगर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10⁶ है तो क्यू का वैल्यू कितना हो गया? 1/10⁵. राइट, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं. अगर क्यू का वैल्यू ये है तो हम 2pq कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट. अच्छा, एक चीज और थी जो लास्ट स्लाइड में मैं आपको बताना भूल गई. जब आपको डिजीज वैल्यू दी हुई है, इंसिडेंस वैल्यू दी हुई है, तो आपको क्या दिया होगा? क्यू स्क्वायर दिया होगा. ये बात तुमने पढ़ी ली थी, तो वहां से क्यू की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे. और अगर आपने क्यू की कैलकुलेट कर ली तो ऐसी कंडीशन जहां पर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, इंसिडेंस वैल्यू दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में जो हेट्रोजाइगस कैरियर होगा, उस कैरियर को आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो हाफ ऑफ क्यू वैल्यू. ठीक है, सॉरी, हमारी जो इंसिडेंस वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट करके 2 into हाफ 1/q करके आप सीधा कैलकुलेट कर सकते हो. ये हमारा एक सिंपल सा लाइन है. आई थिंक ये शायद हमारी लास्ट स्लाइड में भी था. लेट मी सी. ओ सॉरी, एक सेकेंड. हाँ, in X-linked recessive disorder, male receive either the normal allele or mutant allele in a proportion to their frequency in the population, so that frequency of an X-linked disorder male is directly equal to frequency. हाँ, ये लाइन हमारे लिए important है. So that the frequency of an X-linked disorder in male is directly equal to the frequency of other disease allele in the population. ठीक है, ओके जी. अच्छा, ये वाला भी हमने नहीं पढ़ा था. Since p plus q is equal to 1 होता है, तो p can also be determined as the heterozygote or carrier frequency 2pq. इसीलिए हमने
क्यू का सिंपली क्या किया था, उसका हाफ करके हम लोग वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो इस क्वेश्चन में हमने किया। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है, क्यू का वैल्यू क्या आ गया, क्यू का वैल्यू है 1/1000। 2p क्यू कैलकुलेट करना है, कैरियर कैलकुलेट करना है, तो 1/1000 इंटू 2 कर देंगे, सिंपली क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 2pq का वैल्यू क्या आ गया 500, 1/500 आ जाएगा। ठीक है, 1/500 हो जाएगा। थोड़ा सा पेन में प्रॉब्लम है, आई होप आप इसको समझ पाए हो। सो ऑप्शन डी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ओके, सो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर विच शो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम हैज एन इंसिडेंस ऑफ 1 in 6400, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर इज अप्रोक्सीमेटली सेम। इंसिडेंस वैल्यू दिया हुआ है, इंसिडेंस वैल्यू क्या दिया हुआ 1/6400, यानी कि इंसिडेंस वैल्यू क्या है क्यू स्क्वायर वैल्यू। तो क्यू स्क्वायर वैल्यू हमारा ये हो गया, क्यू का वैल्यू कितना हो गया 80 हो गया, क्योंकि आप इसको वो कर दोगे ना, स्क्वायर रूट कर दोगे। ठीक है, ए क्यू इज इक्वल टू 1/80 हो गया, तो 2pq अगर हमें निकालना है तो 2 into 1/80 सिंपली ऐसे कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1/40। ठीक है, और हमसे ये पूछा गया था ना, कैरियर ही पूछा गया था, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, एक सिंपल सी ट्रिक है, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो जल्दी जल्दी आप इसमें इतने आपके फास्ट क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 to 20 सेकेंड में आई थिंक आपका क्वेश्चन हो जाएगा। So the carrier frequency equal approximately double the square root of the disease incidence। इससे हमें याद रखना है, ये जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, इफ एन एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर इज इन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम एंड द इंसिडेंस इन मेल इज, मेल की बात करिए, फीमेल की बात नहीं करिए। जब फीमेल की बात कर रहे हैं तो मतलब इंसिडेंस वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू स्क्वायर को। लेकिन जब हम मेल के लिए बात कर रहे हैं तो ये इंसिडेंस वैल्यू किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है क्यू का। हमने कहा था कि मेल के अंदर क्योंकि एक ही एक्स होता है तो वही हमारी हेटेरोजाइगस कंडीशन ही डिजीज्ड होती है ना, इसीलिए यहाँ पर क्यू। तो क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/100 दी हुई है। ठीक है, देन द एक्सपेक्टेड इंसिडेंस ऑफ अफेक्टेड होमोजाइगस फीमेल पूछा गया है, यानी कि सिंपली क्यू स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। तो क्यू अगर 100 है तो क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ठीक है, 10,000, यस, ऑप्शन सी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो यस, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसे यहाँ से सॉल्यूशन भी देख सकते हो कि प्रिवेलेंस ऑफ एन एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज इन फीमेल क्यू स्क्वायर होता है, प्रिवेलेंस ऑफ एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज इन मेल इज क्यू, इसीलिए हमने यहाँ से सिंपली उसको लगा के कैलकुलेट कर लिया। क्यू वैल्यू हमें दिया हुआ है, क्यू स्क्वायर निकालना है तो हम यहाँ से सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेड हेयर इज अ रेसेसिव ट्रेट इन ह्यूमन, ये एक रेसेसिव ट्रेट है, यानी कि रेड हेयर अगर आएगा तो उसके लिए कंडीशन क्या है, ये कंडीशन आनी चाहिए। इन अ रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन इन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेटली 9% ऑफ द इंडिविजुअल आर रेड हेयर। अगर 9% ऑफ इंडिविजुअल रेड हेयर है मतलब ये वैल्यू हमें दी हुई है। What is the frequency of heterozygote? हेट्रोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यानी कि हमें निकालनी है ये फ्रीक्वेंसी, और कहीं तो हमें निकालनी है ये फ्रीक्वेंसी। क्लियर, ओके, निकालते हैं जी, ये फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हम लोग। एक सेकेंड रुकिए, क्या बोला गया है हमें, 9% हो गया। ओके, ठीक है, तो हमें दिया हुआ है किसका वैल्यू दिया हुआ है, यस ऑफ कोर्स 9% पॉपुलेशन हमारी रेड हेयर। ठीक है, तो 9% पॉपुलेशन हमारी रेड हेयर हो गई। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या पूछा गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट पूछा गया। ठीक है, ये हमारे पास 9% हो गया, तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे। एक सेकेंड, यस, तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू हमें दिया हुआ है 9%। क्यू स्क्वायर का वैल्यू हमें 9% दिया हुआ है। अगर क्यू स्क्वायर का वैल्यू 9% है तो क्यू का वैल्यू हमें 2pq का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हम 9% से क्यू का वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड मैं इसको डायरेक्ट लिख लेती हूँ। क्यू स्क्वायर हो गया हमारा 9/100, तो क्यू हो गया हमारा 3/10 यानी कि 0.3।
अगर Q का वैल्यू 0.3 है तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.3 यानी कि 0.7। हमें कैलकुलेट करना है 2PQ, तो 2 इंटू 0.3 इंटू 0.7, ठीक है, कितना हो गया 0.42। और इसी वैल्यू को अगर हम परसेंटेज में कहेंगे तो ये हो जाएगा 42%, ठीक है। तो हमारा ए का वैल्यू पूछा गया था, ये हो गया हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गया 42%, सॉरी, ठीक है। ऑप्शन 3 यहाँ से करेक्ट हो जाए। क्लियर, यस, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शायद आपको थोड़ा ब्लर होगा पर कोई नहीं, मैं इसके लिए आपको रीड आउट कर देती हूँ और आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। सो इन अ सैंपल फ्रॉम ए पॉपुलेशन देयर वर 65 इंडिविजुअल विद बीबी जीनोटाइप। हमें जीनोटाइप दिया हुआ है, पहला जीनोटाइप दिया हुआ है हमें ये, इसके लिए हमें दिया हुआ है 65 इंडिविजुअल, देन 30 इंडिविजुअल विद बीबी जीनोटाइप यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन 30, देन स्मॉल बी यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन दी हुई है 15 इंडिविजुअल। फ्रीक्वेंसी ऑफ बी एलील हमें कैलकुलेट करना है, हमें बी एलील की पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो अब देखिए यहाँ पर भी हमारा बी एलील प्रेजेंट है और यहाँ पर भी हमारा बी इंडिविजुअल प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सिंपली आपको क्या करना होता है, जिस एलील की फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी है आप उसकी यहाँ से वैल्यू उठाएंगे। सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ से वैल्यू उठानी है, देन 2 इंटू बीबी करना है अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, जितनी हमारी पॉपुलेशन है। तो सबसे पहले आप टोटल पॉपुलेशन कैलकुलेट कर लीजिए, इसके लिए आपको इन तीनों को ऐड करना है और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अप्रोक्सीमेट, आई थिंक 110 ही आ रहा है, यस 110 हमारे पास टोटल पॉपुलेशन आ गई। तो बीबी की वैल्यू कितनी है 30 है, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 2 इंटू 15 अपॉन में 2 इंटू, अच्छा यहाँ पे 2 4 करना है हमें, इंटू 110। 2 क्यों करना है, क्योंकि हमारा डबल 2 टाइम्स यहाँ पे एलील हो रहा है ना, हमें एलील की फ्रीक्वेंसी बता दी है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, सिंपली यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, प्लस 30 अपॉन में 220, राइट, हो जाएगा 60 अपॉन 220, देन ये हो जाएगा 3 अपॉन 11, अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 अपॉन 11 यानी कि अप्रोक्सीमेट 0.2, अब इसमें देख लीजिए 0.27 के अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो बी एलील का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 0.27 हो गया, ठीक है। ऑप्शन सेकंड यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, हाँ, ऑप्शन सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ रिसेसिव कंडीशन दैट अफेक्ट about 1 in 2500 babies in Caucasian population of the United States. प्लीज कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। सेम वही पैटर्न है, हमें रेसेसिव कंडीशन दिया हुआ, इंसिडेंस वैल्यू दिया हुआ है, इंसिडेंस वैल्यू है यानी कि हमारे पास क्यू स्क्वायर है। अभी हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, आई एम श्योर अभी आप इस चीज के लिए फेमिलियर हैं। क्यू स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ से हो जाएगा यस 1/50। हेटेरोजाइगस कंडीशन पूछा है तो हेटेरोजाइगस को हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं 2 इंटू 1/Q, जो कि हमारे पास क्या है 1/50, तो ये हो जाएगा 1/25, वैल्यू क्या आ जाएगी 1/25, हेटेरोजाइगस की वैल्यू हो जाएगी 1/25। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, यस, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ पॉपुलेशन विच इज इन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रिसेसिव allele फॉर अ सर्टेन जेनेटिक ट्रेट इज 0.40। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव allele दिया है यानी कि वैल्यू दी है क्यू की, ठीक है। पी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.60 हो जाएगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल वुड बी एक्सपेक्टेड टू शो द डोमिनेंट ट्रेट इन नेक्स्ट जनरेशन। हमें पूछा गया डोमिनेंट ट्रेट कितना होगा, तो देखो हमें टोटल चीज क्या पूछी गई है, इस इक्वेशन की बात करते हैं। अभी ये इक्वेशन है हमारे पास में, ठीक है। तो इसमें आपको पता है ये डोमिनेंट होमोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है और ये रिसेसिव होमोजाइगस है।
तो ये सारे इंडिविजुअल का जीनोटाइप भले डिसिमिलर हो लेकिन इनका फिनोटाइप तो सेम ही रहने वाला है। फिनोटाइप क्या होगा, दोनों के दोनों से जो भी पॉपुलेशन के पास, मतलब जिन पॉपुलेशन के पास दोनों जीनोटाइप रहेंगे वो डोमिनेंट ट्रेट के लिए जाएगी। तो हमें सिंपली डोमिनेंट के लिए ही पूछा है। तो हम लोग, एक तो हमारे पास मेथड ये है कि टोटल पॉपुलेशन में से क्यू स्क्वायर की पॉपुलेशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास डोमिनेंट आ जाए, है ना, अगर टोटल पॉपुलेशन उन्हें दिया हुआ है तो, ठीक है। अगर उन्हें नहीं दिया हुआ है तो हम सिंपली इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें सिंपली क्या करना है, हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये सारी डोमिनेंट हो जाएगी। तो पी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.6 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 0.36, ये हो जाएगा 0.48 और टोटल हमारे पास हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0.84 का मतलब 84%। तो हमारे पास डोमिनेंट पॉपुलेशन कितनी होगी, 84% होगी, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी निकाल सकते थे, सिंपली q का वैल्यू हमें दिया हुआ है 0.4, इतना लेंथी अगर अपने नहीं जाना है तो हमने क्या कहा था, q स्क्वायर है ना, q स्क्वायर है तो q स्क्वायर निकाल लेंगे, 0.16 आ जाएगा। और अगर पॉपुलेशन में से मैंने क्यू स्क्वायर को हटा दिया तो सारी पॉपुलेशन मेरी डोमिनेंट ही हो जाएगी, है ना। तो 0.16 है तो 1 माइनस 0.16 अगर हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.84 आ रहा है और 0.84 का मतलब है 84%। सीधा का सीधा यहाँ से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि बाकी सारी पॉपुलेशन हमारी डोमिनेंट ही रह जाएगी। तो दो मेथड मैंने आपको बताया, या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, आप सीधा ही क्यू की वैल्यू को रख के सिंपली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ रैंडमली ब्रीडिंग पॉपुलेशन एन ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन अफेक्ट 1 in 10,000, the expected frequency of the carrier will be nearly। तो वही सेम हमें इफेक्ट क्या दिया हुआ है, इंसिडेंस वैल्यू दिया 1 in 10,000, क्यू स्क्वायर का वैल्यू दे दिया हमें 1 in 10,000, क्यू कितना हो जाएगा 1 in 100। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सेम वही, तो कैरियर कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/100, तो ये हो जाएगा 50, वैल्यू आ जाएगी 1/50, ये हमारा कैरियर वैल्यू आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाने वाला है, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इसके लिए सॉल्व भी नहीं करना, आपको इसको सिंपली बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसमें इन्होंने क्या बोला है, देखो, फ्रूट कलर ऑफ वाइल्ड सोलेनम निग्रम इज कंट्रोल बाय 2 एलील ऑफ अ जीन, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ए का फ्रीक्वेंसी दे दिया, यानी कि P का फ्रीक्वेंसी दे दिया, Q का फ्रीक्वेंसी दे दिया। इन अ नेबरिंग फील्ड आर टेट्राप्लॉइड जीनोटाइप ऑफ एस निग्रम वाज फाउंड। After critical examination, few distinct genotypes were found, which are this, following Hardy-Weinberg equilibrium, assuming the same allele frequency as that of diploid population. The number of phenotype calculated within a population of 1,000 plant are close to one of the following. Okay, तो इन्होंने बोला गया डिप्लॉयड पॉपुलेशन वाला ही हमारा जीनोटाइप आना चाहिए। हालांकि ये टेट्राप्लॉयड पॉपुलेशन है और इसमें टोटल हमारे पास 1,000 प्लांट है, तो आपको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करना है। एक तो ये है कि आप इन सारी पॉपुलेशन को पहले प्लस कर लीजिए कि उसमें 1000 प्लांट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है, पहला। दूसरा में क्या देखना है, हमें पता है जो डिप्लॉयड पॉपुलेशन होती है उसमें हमारा सेकंड फीलियर जनरेशन का जो रेशियो आता है वो ये आता है 9:3:3:1 आता है ना। तो अप्रोक्सीमेट हमने बोला है कुछ इस तरीके का जीनोटाइप हमारा आना चाहिए, कुछ इस तरीके का आना चाहिए, तो आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, अगर हम लास्ट ऑप्शन से करें 409, 420, 141, तो इसमें तो देखो भैया यहाँ से काफी गैप आ रहा है, ये आई थिंक नहीं होगा, ठीक है। देन ये अप्रोक्सीमेट सेम हमारा आना चाहिए और ये वैल्यू हमारी कुछ इस तरीके से आनी चाहिए। तो यहाँ से अप्रोक्सीमेट हमारा हो जाएगा, एक सेकेंड, लेट मी सी कौन सा आंसर इन्होंने करेक्ट दिया हुआ है। ऑप्शन 1 इन्होंने करेक्ट दिया हुआ है, तो आप अप्रोक्सीमेट अगर इसमें वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी। इसका सॉल्यूशन है, मैं आपको सॉल्यूशन भी दे दूंगी, आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, assume a population in Hardy-Weinberg equilibrium for allele at an autosomal recessive disease locus, a frequency of mutant allele Q is 1/50, यानी कि Q का वैल्यू दिया हुआ है, द फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन रिप्रेजेंटिंग कैरियर ऑफ द डिजीज। अरे भैया ये तो सीधा ही है, Q का वैल्यू दिया हुआ है, कैरियर पूछा गया है, 1/25 हो जाएगा,
है ना। हम लोग इतना कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी तो हमें डायरेक्टली भी याद हो गया है। In a population of 200 individuals which is at equilibrium, the frequency of one of the allele under study is 0.11. इन्होंने कहा एक एलील की फ्रीक्वेंसी 0.1 है, तो दूसरी की क्या होगी 1 माइनस 0.11 कर लीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा 0.89। ठीक है, तो P मान लीजिए मेरा हो गया 0.89 और Q मैंने मान लिया 0.1। ठीक है, What is the expected frequency of heterozygous individual? heterozygous निकालना है 2 इंटू पी इंटू क्यू कर दो। ठीक है, ये हमने heterozygous individual के लिए ये वैल्यू निकाल दिया 2pq का वैल्यू। जब आप इसे इंटू करोगे तो अप्रोक्सीमेट आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए और मेरे हिसाब से इसमें ये वैल्यू हमारी आने वाली है। लेट अस सी, यस यही हमारा हो जाएगा, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। आप सिंपली कैलकुलेटर से उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके Okay, last question of today's practice session. The frequency of MN blood type in a population of 6129 individual is as follows. हमें frequency दी हुई है, इसमें से हमें LN allele का frequency calculate करना है। ऐसा ही same question पहले भी solve कर चुके हैं। तो LN allele आपको निकालना है, LN यहाँ पर भी है, LN यहाँ पर भी है, तो हम simply क्या करेंगे, यहाँ से पहले हमने क्या लेना है, LN जो heterozygous में present है उसका frequency। ठीक है, Ln का फ्रीक्वेंसी प्लस 2 इंटू जो हमारा होमोजाइगस कंडीशन में अवेलेबल है उसका फ्रीक्वेंसी, एंड देन 2 इंटू टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन इन्होंने हमें दी हुई है। ठीक है, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, ये कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 1303 अपॉन 2 इंटू 6129, और यहाँ से आप इन सबको सॉल्व कर लेना, आपको यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एलन की एलिलिक फ्रीक्वेंसी, टोटल एलिलिक फ्रीक्वेंसी ना पॉपुलेशन। ठीक है, सो यस आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, देन यू गॉट द आंसर। सो आंसर इज गोइंग टू बी द आंसर फर्स्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन और था हमारे पास, चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन आप खुद ही देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन assumption ऑफ द हार्डी विनबर्ग मॉडल? सिंपल है, पहली स्लाइड में हमने कहा था कि कौन कौन सी assumption हार्डी विनबर्ग की हो सकती है। हार्डी विनबर्ग कहता है कि पॉपुलेशन का साइज एनलार्ज होना चाहिए, पॉपुलेशन के अंदर नॉन रैंडम मेटिंग होना चाहिए, नॉन रैंडम मेटिंग जैसे कंडीशन वहां पे ना हो, रैंडम मेटिंग वहां पे होना चाहिए, सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, वेरिएशन नहीं होना चाहिए, है ना। उसके अलावा जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में बात की गई है रैंडम मेटिंग की, तो ये तो सही हो गया। सिलेक्शन इज नॉट मेटिंग होता, ये भी हमारा सिलेक्शन की बात कर रहे हैं कि सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, ये बात सही है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा था पॉपुलेशन इज इफेक्टिवली इनफाइनाइट इन साइज, ये बात भी सही है, क्योंकि हमने कहा था हार्डी विनबर्ग पॉपुलेशन के लिए स्मॉल पॉपुलेशन नहीं चाहिए, हमें लार्ज पॉपुलेशन चाहिए। तो वन एलील इज डोमिनेंट एंड अरीर इज, ये बात हमने हार्डी विनबर्ग में कहीं नहीं पढ़ी, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप गाइस ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी डाउट रहता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।